जहां तक मुझे याद है, हमने वर्क पावर एनर्जी में सबसे लास्ट टॉपिक जो करा था दैट वाज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। सर सिर्फ कंजर्वेटिव किया था। हाँ मान, जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है सर। यस सर। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी क्लासिफिकेशन वो किया था। और उससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम किया होगा, दिख रहा यस है। सर। और उससे पहले कैलकुलेशन ऑफ वर्क किया रहा होगा। ठीक है। होमवर्क दिया था कुछ एस.सी. वर्मा से करने को आप लोगों को? नहीं सर। मारूंगा, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने अभी तक? ऐसे स्टार्ट कर दिया मतलब, पर आपने कुछ नहीं दिया। अच्छा ठीक है। तो आज के बाद अगली क्लास में, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने के लिए 1 लेक्चर सफिशिएंट है, तो आप लोग एस.सी. वर्मा करना शुरू कर दो, खत्म कर दो। लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हैं। जो सर्कुलर मोशन पढ़ाने के बाद, सर्कुलर मोशन हो गया सर का, ये चल रहा है? चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है। तो उसमें लास्ट सेक्शन आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वो सर्कुलर मोशन के चैप्टर में नहीं मिलेगा, वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में लास्ट 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको एस.सी. वर्मा में। ठीक है। ओके सर। एनीवे, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर देख लूं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में कितने एग्जाम्पल कराया था। अच्छा, ये 3 टाइप के कराए थे। ठीक है। ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के 1-2 और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर है? यस। इसको कीजिए। कोशिश कीजिए जल्दी।
बोलो, आया कुछ? बोलो, यस सर। क्या आया? सर वर्क डन आ रहा है इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम 0 to x। तो उसमें y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू x पर सब्स्टिट्यूट करके आएगा। सॉरी वर्क, हाँ। तो ये फाइनली y dx होगा। अब देखो, 0 0 से 1 1 गया, मुझे ये सॉल्व करना वो तो 2 मिनट का काम है, चिंदी का। मुझे ये समझाना है कि ये इंटीग्रेशन विदाउट नोइंग एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? यस सर। So this work done by the force cannot be calculated without knowing actual path taken by object। हाँ या ना? यस सर। सो ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू वाई आई कैप, दिस फोर्स का इक्वेशन इटसेल्फ सजेस्ट कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। ये समझाना मेरा पर्पस था। कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल सा है ना? बोलिए, बोलिए। यस। Hence force F y I cap is non-conservative। ठीक है। रहा बात कैलकुलेशन का, तो पॉइंट ए में है y इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें मैं वर्क डन को लिख दूंगा इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 to 1, दैट इज 1/2 जूल। होगा? बोलना भाई। यस यस सर। सेकेंड में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, so work done will be x square dx 0 to 1, that is 1/3 joule। तीसरा, यहां भी देखकर समझ में आ रहा है कि दो डिफरेंट पाथ से दो डिफरेंट वर्क डन है ना? यस सर। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। हेंस नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, कॉपी कर लो इसको जल्दी।
डन सर। आगे बढ़े। यस ठीक है, सर। आगे बढ़े। यस सर। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, मोस्टली ये आपके थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स में आता है, सिलेबस में रहता नहीं है, लेकिन इतना कुछ कराने के बाद मैं एक छोटा सा सिंपल ट्रिक देता हूँ। दुनिया में कोई भी फोर्स दिखाई दे, कोई भी इक्वेशन दिखाई दे फोर्स का, तो क्या होगा? समथिंग आई कैप होगा, समथिंग जे कैप होगा, समथिंग के कैप होगा, यही होगा ना? हाँ सर। तो इस टर्म को बहुत ज्यादा मत समझो, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है हायर मैथमेटिक्स में, कर्ल ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो ये नाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्ल वर्ड नहीं भी सीखोगे तो चलेगा, बट वर्ड खाली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सच दैट कर्ल ऑफ एफ इज 0, then f will be conservative। अब ये कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, मैं फोर्स के लिए बता रहा हूँ, वैसे हर वेक्टर के लिए कर्ल ऑफ वेक्टर एक कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है। सो कर्ल ऑफ एफ का मतलब है ऐसा लिख दो, आई कैप, जे कैप और के कैप। इधर लिख दो डेल बाई डेल एक्स, इधर लिख दो डेल बाई डेल वाई, इधर लिख लो डेल बाई डेल जेड, इधर लिख दो एफ एक्स, इधर लिख लो एफ वाई, इधर लिख लो एफ जेड। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने आता होगा? अरे मैंने प्रोडक्ट में सिखाया है ना, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। मतलब ये हुआ, जैसे आई कैप बाहर रखेंगे तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ वाई, ये आई कैप होगा, माइनस जे कैप करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ एक्स, प्लस के कैप करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स। ये 0 होना चाहिए। तो आई कैप जे कैप के कैप में 0 होने का मतलब है कि ये सारे टर्म्स इंडिविजुअली 0 होने चाहिए, है ना? बोल बेटा। यस सर। तो ध्यान से देखोगे तो ये बहुत आसान है, याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जेड वाला कंपोनेंट ले लो, तो उसका y में डेरिवेटिव और y वाले कंपोनेंट का z में डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए।
उसी तरह जेड एक्स का कॉम्बिनेशन, उसी तरह एक्स वाई का कॉम्बिनेशन, यही कहानी है ना। तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी फोर्स का इक्वेशन देखकर आप बता सकते हो कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। ये बुक में आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा सा आपके सिलेबस से ऊपर की चीज है, बट जान लेने से लाइफ आसान हो जाती है। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया। एक मिनट सर। डन सर। डन सर। हो गया। यस। एक क्वेश्चन देता हूँ। कोई जरूरी नहीं है बार बार इतना डिटर्मिनेंट लगाने की जरूरत हो। मैक्सिमम केसेस में जितना आपका सिलेबस और लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, बाकी जो मेथड इससे पहले सिखाया है उससे देख के भी कर सकते हो। और ये जो अभी नोट में लिखाया है ये तो अल्टीमेट ट्रिक है ही, इसके बाहर कुछ नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन करो।
बोलो भाई लोग, कुछ तो बताओ। सर चैट में डाला था। देखो ध्यान से डी देखो। आया। हाँ वेरी गुड, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है वैसे। रीजन क्या है, सबके रीजन अलग अलग है। ये क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस था कि जितने तरीके मैंने बताए हैं सबको यूज कर लो। जैसे ये तो कांस्टेंट फोर्स है ना। यस सर। मैंने पहला लाइन लिखा होगा लास्ट लेक्चर में कि कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। यस सर। तो ये तो कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है। इसी तरह इसको और इसको, इन दोनों के लिए सेम लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि x component of force is function of x only and y component of force is function of y only। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ना एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ये इंटीग्रेटेबल है ना। यस सर। तो कंजर्वेटिव होगा। आई बात समझ में। यस सर। यस सर। तो ये दोनों तो हो गया। अब डी, डी में अगर देखोगे तो अब कंजर्वेटिव है या नहीं ये मुझे चेक करना है। तो इसमें वर्क डन जो आपको मिलेगा, ध्यान से देखेंगे तो वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ऐसा मिलेगा। यही मिलेगा ना हाँ इंटीग्रेशन। सर। तो विदाउट सर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना। यस सर। नहीं होगा। So cannot be calculated without knowing path taken by the object। So this is part taken is just the relation between x and y. सॉरी, The part taken is just the relation between x and y. हाँ तो हमें रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए होगा ना। ठीक है, ये तो वो तरीका है जो, अदरवाइज ये जो मेथड है ना इससे तुरंत चेक कर सकते हो। जैसे इसमें केवल आई और जे है ना। कुछ भी नहीं समझ आए तो वो जो ऊपर मैंने थंब रूल दिया है वो तो चलेगा ही चलेगा। समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। उस मेथड से अगर देखना है इसको तो वो भी देख सकते हो। ये जो मैंने कर्ल ऑफ फोर्स वाला मेथड बताया है ये थंब रूल है, चलना ही है, इसमें इसका कोई ये नहीं है। जैसे इस केस में देखोगे तो डी बाई डी वाई ऑफ 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 दोनों इक्वल है, हेंस कंजर्वेटिव। बोलो हाँ या ना। Sir. एक ही रिलेशन बनेगा ना इसमें, जेड कंपोनेंट नहीं है तो, Yes sir. है ना। अच्छा सेकेंड वाले में देखो, इसमें इसमें भी एक्स और वाई है तो डी बाई डी वाई ऑफ 4x और डी बाई डी एक्स ऑफ 3y ये भी 0 होगा, आई मीन इक्वल होगा तो। और है ना, आई बात समझ में।
बोलो। 4x को y Yes. के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, 3y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 होगा, तो ये Yes, sir. कंजर्वेटिव है। इसको भी देखोगे तो d बाई डी वाई ऑफ 3x² और d बाई डी एक्स ऑफ 4y² 0 है, ये भी होगा, है ना। ये तीनों कंजर्वेटिव हुआ। अब इसको देखो, d बाई डी एक्स ऑफ क्या था, x², तो d बाई डी एक्स ऑफ x² कितना होगा, 2x, एंड d बाई डी वाई ऑफ fx विच इज y², ये हो गया 2y, जो कि इक्वल नहीं है ना। Therefore, d by dx of fy is not equal to d by dy of fx. So non-conservative. आया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़े। एक मिनट। लिख रहे हो क्या? हाँ सर, बस एक मिनट। क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद करते हैं। उसको लिख लो, उसके लिखने के बाद इसको ट्राई करो। बहुत हो गया, इतना कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा जितना मैंने तुम्हें क्लास में करा दिया। सर बोलो। सर, अगर क्वेश्चन में के कैप में भी कुछ होता तो उसको कैसे करते, वो रूल्स है? अबे गधे, देख नहीं रहे हो, 3 इक्वेशन है, ये 0 है, मतलब आई कैप का कोफिशिएंट भी 0 होगा, जे कैप का भी और के कैप का भी, तो उसमें तीनों चेक करते। नहीं समझे? ओके। केवल केवल एक्स वाई है तो देखो, मेरा मार्कर ये दिख रहा है ना, क्या हाँ सर, बोलते, दिख रहा है, दिख रहा है। कर्सर दिख रहा है ना। हाँ तो सर। अपने केस में केवल एक्स वाई है तो यही रिलेशन होगा, अच्छा, हाँ सर, तीनों चेक करना पड़ता है। और एक्स वाई जेड तीनों होता तो ये तीनों इंडिविजुअली चेक करते, तीनों 0 आता तो कहते कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नहीं। ओके सर, ठीक है सर। चलिए इसको कोशिश कीजिए।
बोलो भाई, कोई तो बताओ सर आपको भेजा। क्या भेजा, बोल तो सही। सर ऑप्शन 65/3। 65/3 कैसे किया? सर पहले तो इंटीग्रेशन नॉर्मली लगा दिया, तो मेरा कुछ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया, एंड उसको फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करके लाया सर। क्या किया इंटीग्रेशन में? सर एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप इंटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप किया। तो सर एक सर इंटीग्रेशन वाई इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई आया, फिर उसके बाद उससे सर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ आया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? सर इन द टर्म्स ऑफ dx, तो वो मतलब कांस्टेंट होगा ना, वाई स्क्वायर तो उसके बाहर आ जाएगा। That ऐसा थोड़ा ना होता है इंटीग्रेशन में। कौन सिखाया इंटीग्रेशन में ऐसा? डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन। हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आपका ये मैं मान लेता हूँ कि इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये होगा। इसके बाद क्या किया ये बताओ। सर इसमें अगर दोनों में से एक्स वाई कॉमन निकाल तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आता है, उससे कर सकते हैं क्या कंबाइन? देख लेते हैं। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं इसमें से x इंटू वाई कॉमन निकाल लूं, हाँ सर। है ना? तो ये होगा उस देख लेते हैं ना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हो गया ऐसा। हाँ सर। तो हाँ, ये हो गया एक्स वाई डी डी ऑफ ऑफ एक्स एक्स वाई। एक्स वाई, यस सर। आराम से हो सकता है। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 0, अपर लिमिट 4 0, यही है ना? हाँ सर। तो आंसर 0 आएगा। आया 0? यस सर। यस सर। सबको समझ आया? हाँ सर। मेथड 2 अगर देखोगे तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स दैट इज एक्स वाई स्क्वायर, ये 2xy होगा, एंड डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये भी 2xy होगा। होगा? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं हेंस फोर्स इज कंजर्वेटिव। कह यस सकते सर। हैं ऐसा। हाँ सर। अब यहाँ के बाद काम की बात देखो, अगर मुझे पता चल गया कि फोर्स कंजर्वेटिव है तो मैं पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक किसी भी रास्ते से जाऊं, वर्क डन सेम मिलने वाला है। हाँ सर। कंजर्वेटिव फोर्स का खासियत यही होता है ना। तो हेंस वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ ओ बी। मैं ओ से बी डायरेक्ट चला जाऊं तो भी वर्क डन वही मिलना चाहिए। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है ना। यस सर। तो जो ओबी वाला पाथ होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस होगा। हाँ सर। तो y इज इक्वल टू 0 फोर्स के इक्वेशन में पुट करो तो वर्क डन 0 हो गया।
जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, या ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है इसमें वाई जीरो पुट करोगे तो जीरो हो गया। हाँ सर। समझ आया? यस। जल्दी से कॉपी कर लो। आगे बढ़े। हाँ सर। ये इनफ हो गया कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। पार, पार का नाम सुने हो? यस सर। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वेरी गुड। सो par is rate of doing work। ठीक है, तो P is dw by dt होगा। यस सर। तो W is F dot S, so par is F dot d by dt of S, है ना? That is par is F dot V, बोल सकते हैं ऐसा। अरे कांस्टेंट फोर्स के लिए ना। इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पार। ठीक है, अच्छा। और इन जनरल पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये कहलाएगा एवरेज पावर, है ना? कॉमन सेंस है ऐसा। यस सर। पावर का एसआई यूनिट क्या होगा? जूल, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं। एक दूसरा बिगर यूनिट है हॉर्स पावर, है ना? तो हाँ 1 सर। हॉर्स पावर ऑलमोस्ट 746 वॉट के बराबर होता है। तो ये दोनों पावर के यूनिट ज्यादातर यूज होते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। पावर में इतना ही, इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं। फोर्स कांस्टेंट रहेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पावर जैसे ही कहते हैं, तो हर इंस्टेंट पे फोर्स कांस्टेंट रहेगा ना। यस।
लिख लिया? हाँ सर। तो बोलोगे, मेरे पूछने का वेट करते रहते हो तुम लोग। चलो दो चार सिंपल क्वेश्चन बताओ। वैसे ये सबसे सिंपल।
आया कुछ? बोलना भाई, इतना इजी क्वेश्चन। देखो डेफिनेशन बेस्ड है। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? हाँ सर। तो dw by dt is 3t square by 2. So dw is 3t square by 2 dt. इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड तक, तो वर्क डन मिल जाएगा। हाँ सर। So 3 by 2 integral t square dt from t is equal to 0 to 2 seconds. तो वर्क डन कितना हो गया? 3 by 2 into t cube by 3, that is 2 cube by 3, है ना? That is 4 जूल। आपसे पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यस सर। इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये 4 है। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, ये 4 है। मास कितना दिया है? 2 kg। सो हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर 4 है, मतलब v 2 मीटर पर सेकेंड हुआ। आसान था। हाँ सर। क्यों नहीं करते हो? आगे बढ़े। बोलो। सर एक सेकंड। हुआ? यस सर। हाँ आगे सर बढ़े। हो गया। एक और क्वेश्चन करो। ये लास्ट क्वेश्चन, पावर का लास्ट क्वेश्चन, इसका पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे।
सर वो 100 सेकेंड्स है क्या? क्या बोल रहे हो? सर वो क्वेश्चन में 100 सेकेंड्स है क्या टाइम? moves up an inclined plane of slope 1 and 100. Slope 1 in 100. But basic is missing. Missing. Slope 1 in 100. समझा? अच्छा ओके सर. So tan theta is 1/100. ये मतलब है. ओके सर.
बोल भाई, किसी ने कुछ नहीं किया। देखो अब सर आ गया। तो पता नहीं आ चल गया रहा तो कैसे बोलोगे, किस करना है। बात का वेट कर रहे हो? सुनो, तुम लोग नहीं यार, नहीं हैप्पी नहीं होंगे। सर ए ऑप्शन। ये ट्रक है, ठीक है। ट्रक के वेट का mg साइन थीटा इधर होगा, है ना। हाँ सर। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा है, मतलब इंजन इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा, दैट फोर्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg साइन थीटा, है ना। ये F क्या हो गया? फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और किस स्पीड से जा रहा है? तो 30 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो अभी सिखाया था पावर इज एफ डॉट वी, तो एफ वेक्टर इधर mg साइन थीटा, वी वेक्टर भी उधर ही है, तो वी, और ये हो गया cos 0 डिग्री। आया समझ में? तो mg साइन थीटा इंटू वी, अब वैल्यू पुट करो, कितना मास दिया है? 30,000 kg, और v कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। सो 30,000 इंटू 10 इंटू साइन थीटा tan थीटा लगभग बराबर होगा 100 इंटू 30 किलोमीटर पर आवर। सो 30 इंटू 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड में, यही होगा ना। यस। सो दिस मच वॉट आंसर होगा। अब इसको ठीक कर लो, तो 3 सर और हमें तो tan 4, थीटा दिया, तो आपने साइन थीटा का वैल्यू मतलब अलग रहेगा ना। जितनी देर में बैठ के बोलते हो उतनी देर में निकाल तो लो साइन थीटा की वैल्यू, tan थीटा मालूम है तो। सो 25,000 वॉट, यस सर। मतलब 25 किलो वॉट, ये आंसर होगा। है ऐसा कुछ? यस यस सर। बोला भी था किसी ने शायद। मेरा यूनिट्स कन्वर्जन में, मतलब यूनिट कन्वर्ट करना भूल गया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, इससे नहीं आया था। हो गया। यस। अब आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? स्टोर्ड पावर। क्या? एनर्जी possessed by a body by virtue of its position or state. बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन।
ये स्कूल में पढ़े होगे इतना। एक वर्ड इसमें ऐड कर देता हूं, इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इलास्टिक ऑब्जेक्ट अगर है जिसमें स्प्रिंग के जैसा तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी को डील करेंगे। तो इसमें क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। इसमें क्या है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड है ना। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्प्रिंग फोर्स। इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जहां कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स है वहां पर उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। क्लियर है। तो इन जनरल अभी से लेके कभी भी अगर तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैथमेटिकली कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये याद कर लो, ये अभी नहीं, पूरे फिजिक्स में दुनिया में ये एक फैक्ट है। फैक्ट मतलब ये डेफिनेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी is negative of work done by conservative force. Negative of work done by conservative force. और प्रिसाइजली इसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि हर 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 कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन। अब इसको ठीक करते जाओ तो बहुत कुछ मिलता जाएगा। सो du इज माइनस एफ डी आर, ऐसा। तो f इज माइनस डी यू बाई डी आर। आर पोजिशन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को और इलेबोरेट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, f इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन अगर मालूम है किसी भी फील्ड में तो हम उस कंजर्वेटिव फील्ड का फोर्स बता सकते हैं। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नहीं आगे आने वाले हर चैप्टर के लिए। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इतना पहले कॉपी कर लो, फिर इसको यूज कैसे करते हैं या बाकी चीजें इसकी देखते हैं।
हो गया। हो गया सबका? हाँ सर। आगे बढ़े? तो डेरिवेशन में नहीं जाते हैं, आपको ये दोनों चीजें पहले से पता है, जस्ट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना? बोलो। हाँ सर। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, जहां एक्स इलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ भी कह सकते हो। यस सर। कॉमन सेंस है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? बिकॉज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो दिस इज ऑलरेडी डन। इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये भी पढ़ चुके होंगे, mgh होता है, जहां की h दो डिफरेंट पोजीशन के बीच हाइट डिफरेंस होगा। मतलब इस पोजीशन को 1 बोलूं और इस पोजीशन को 2 बोलूं, इनके बीच हाइट डिफरेंस h है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पोजीशन इज mgh। यही मतलब हुआ ना इसका? यस सर। है ना? अच्छा, तो इसका वाला भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट h ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh होगा। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस mgh हो जाएगा। यस सर। आया समझ में डेरिवेटिव? हाँ सर। तो इसका डेरिवेशन अंडरस्टूड है। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। जल्दी कॉपी कर लो इसको।
हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। एक सिंपल क्वेश्चन करो। ये एक रॉड है, ये रॉड ऐसे ग्राउंड पर रखा हुआ है। इस रॉड का लेंथ L है, इस रॉड का मास m है, ठीक है। और इस ग्राउंड को रेफरेंस ले लो। सो फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ दिस यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, कोशिश कीजिए। बोलो, आया कुछ? Sir, mg L by 2.
mgl/2 वेरी गुड। कैसे किया? सर सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर ऑफ द रॉड होगा तो वो सर वो सेंटर ऑफ मास मतलब कौन सिखाया तुमने? मैं नहीं तो सर ऐसा सोचा कि ऐसा मास ऐसे सेंटर पे लेंगे रॉड के। लोग के साथ प्रॉब्लम पता है कहाँ है? फिजिक्स सीखने में तुम लोग मतलब एक तो कोई मेहनत करना नहीं चाहते हो, कुछ सोचते हो, सोच के वन लाइन कैसे सीखने की टेंडेंसी थोड़ी ना है। जैसे अभी तुरंत दे देता हूँ एक दूसरा, अब उसमें सेंटर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा तुम्हें, सेंटर से गलत आंसर आ जाएगा। और इस चक्कर में क्या होता है, अननेसेसरी कुछ कुछ थ्योरी बना लेते हैं लोग बाग। चलो देखो, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx लेंथ ऑफ रॉड लिया, तो इसका कुछ मास होगा dm, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी du होगी इसको लिख सकते हैं dm इंटू जी इंटू एक्स होगा। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया, अब ये एलिमेंट पॉइंट मास हो गया, तो इसमें तो mgh का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, बोलो। यस अच्छा, हाँ अब टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, तो इसको हम मास पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं। हाँ सर। तो ये अगर मास पर यूनिट लेंथ है तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx, ऐसा होगा। हाँ सर। तो इसको यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया मेरा m/l इंटू dx इंटू g इंटू x, सो mg/l x dx। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो u क्या हो गया, mg/l इंटीग्रल ऑफ x dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू l, तो पूरे रॉड का मिल जाएगा। यस तो mg/l x को क्या लिख देंगे अब, x²/2, तो ये l²/2 हो जाएगा, सो ये mgl/2 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो रॉड यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म रहे, जैसा भी रहे, प्रॉपर पॉइंट मास में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो इसके और सारे एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल तो करेंगे ही करेंगे, उससे पहले एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 24 आपका होमवर्क है, ठीक है। मत बोलना कि फिर नहीं बोला है सर ने। एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 24 वर्क पावर एनर्जी आपका होमवर्क है, ठीक है। यस ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सर। बाय।